जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। साथ ही जैसे कि हम सब लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर आ चुके हैं, तो मैं हमेशा अपने छात्रों से, अपने प्यारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि आपके पिछले सेट तैयार होंगे। यानी अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आप लोग तैयार कर चुके होंगे और बहुत शानदार तरीके से हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। हो सकता है साथ ही आप इन प्रैक्टिस सेट को तैयार करते समय थोड़ा पीछे हों, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपको वो तैयार करने हैं और आप एक हौसला रखेंगे तो आप जरूर तैयार कर पाएंगे। तो हमेशा अपने ऊपर ये विश्वास रखना है कि भैया जब आप ये 40 सेट करा देंगे, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि 2024 में आप कोई भी एग्जाम देने यदि जाते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके तैयार होने ही चाहिए। ये आत्मविश्वास आप अपने ऊपर रखना कि जी मैं तैयार करके जाऊंगा। तो साथ ही शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेशन को। उससे पहले आप लोग मुझे पिछले सेट के 5 प्रश्नों के जवाब देंगे, जिसके बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक सही उत्तर 5/5 स्कोर करके दिखाएं। ठीक है साथी, एक बार उत्तर देंगे सारे दोस्त फटाफट से। हर्ष सैनी, नीता, सचिन राजपूत, दीपा, जगदीश, शुभू, अभिनय, शिव कुमार, एक्सेन, लोकेश, रोहित कुमार। देखते हैं कितने साथियों के 5 प्रश्न आएंगे ठीक। झावेरी बहनें किस आपका क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए कि भैया झावेरी बहनें मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं, जिनके नाम है दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। संगीत नाटक अकादमी जो 1953 में साथी आपका स्टैब्लिश की गई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरे एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? मैंने आपको बताया सबसे पहले 1951 में एशियन गेम्स आपका नई दिल्ली में हुए और पहला शहर नई दिल्ली बना एशियन गेम्स को आयोजित करने वाला। उसके कितने वर्षों के बाद हुए दूसरे? तो 3 वर्षों के बाद हुए साथी। और 3 वर्षों के बाद 1954 में कहाँ हुए थे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित हुए थे। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? जुडिशियल रिव्यू, जिसको साथ ही हम पढ़ते हैं आर्टिकल 137। मैं आगे की कक्षाओं में आपको बताऊंगा। ये हमने लिया है यूएसए से। क्या बोलेंगे? यहीं से भैया हमने क्या लिया था? आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को हमने यहीं से लिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है? तो आप बोलेंगे भैया भारत क्षेत्रफल में आपका 7वें नंबर पर आता है, 7th प्लेस है और 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो उम्मीद करूंगा 5/5 स्कोर आपका आया होगा। साथ ही 4 स्कोर आता है तो ये मैं कहूंगा कि ठीक स्कोर नहीं है, मुझे स्कोर 5/5 चाहिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम कर चुके हैं। तो हर छात्र जो इसको ज्वाइन करे तो वो स्कोर ये करके दिखाना है। आप अगर खुद पे ये बोलेंगे कि भैया मुझे तो कल 5/5 करना है, तो इसका मतलब है आप रिवीजन अच्छा करेंगे। तो साथ ही शुरू करते हैं आज के सेट को, जिसमें क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? सत्रिया डांस कहाँ का है आप लोगों को बताना है। सत्रिया शैली कहाँ की है? कल हमने बात की थी भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्त बताएं एक बार? 8 हैं भैया। अगर मैं बात करूं कितने हैं आपका, तो यहां पर आपका आंसर आएगा कि भैया असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु की। तो सत्रिया शैली का संबंध है आपका असम से। क्या सत्रिया हमेशा से क्लासिकल डांस था? नहीं भैया, ये जो सत्रिया क्लासिकल डांस बना हमारा, ये लिखेंगे 2000 में बना। कब बना? सन 2000 में ये शामिल हुआ, हमेशा से ये नहीं था। और इसके जो फाउंडर हैं, क्या बोलेंगे? इसके जो फाउंडर हैं यानी इसके जो संस्थापक हैं, उनका नाम है श्रीमत शंकर देव। क्या बोलेंगे? श्रीमत शंकर देव इसके साथी कौन है? वो इसके साथी फाउंडर हैं। आप लोगों को हमेशा बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं असम के कुछ आपका लोक नृत्यों की जो फोक डांस हैं, क्या बोलेंगे? असम के कौन कौन से फोक डांस हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? तो फोक डांस में एक तो आता है साथी आपका बिहू। क्या बोलेंगे? एक तो भैया बिहू आ जाएगा हमारा, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी आंसर बताएंगे। एक तो असम का बिहू सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और बिहू के साथ साथ में साथी और कौन कौन से होंगे हमारे? अगर मैं बात करूं, बग रूम्बा डांस पूछा जाता है बहुत,
बगरूम्बा डांस कहाँ का है साथी, और देवधनी डांस कहाँ का है। 3 अभी हमको याद करने हैं, क्रम से याद करेंगे। देखो, आज शाम जो बहू आई है उसके लिए एक रूम चाहिए कि नहीं भैया, शादी होती है तो घर पहले ही सोच लेते हैं कि भैया एक कमरा अलग से सुरक्षित करना होगा। देवधनी देवताओं की पूजा करवाते हैं उस पर नहीं, ताकि घर में धन ही धन आए। जी भैया, जो बहू आती है उस पर देवताओं की पूजा करवाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं साथी, नाटी और कायांग, क्या बोलेंगे, नाटी और कायांग। जो हिमा और आंचल हैं वो हमारी पूरी स्टैटिक जीके में शरारती हैं, क्या बोलेंगे, वो बहुत शरारती हैं। तो नाटे लोगों को देख करके, उनके अंगों को देख करके वो बड़ा मजाक बनाती हैं, क्या बनाती है, और मैं इनको हमेशा शरारती रखूंगा, याद रखना। पंजाब की अगर हम बात करते हैं साथी, पंजाब के कौन कौन से होंगे, एक तो भांगड़ा होगा, एक साथी आपका सम्मी डांस होगा। कौन सा, भांगड़ा और सम्मी डांस होगा, ठीक है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु का साथी आपका, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। मिलन से याद रख लेना, भरत मिलन, क्या बोलोगे, भगवान श्री राम जी का आप जानते ही हैं, भरत मिलन होगा तमिलनाडु का। अच्छा साथी, अब आते हैं आपका 8 क्लासिकल डांस पर। 8 क्लासिकल डांस हमारे कौन कौन से हैं, तो अभी 2 का जिक्र तो आ ही गया, सत्रिया का और भरतनाट्यम का। मुझे बताओ आप, जो मणिपुरी डांस है ये किस स्टेट का है, मणिपुरी जो डांस है ये किस स्टेट का है, आप मुझे बताएं साथी। जो ओडिसी डांस है ये किस स्टेट का है। तीसरा आप मुझे बताओ साथी, कथकली, कथकली और साथी आपका मोहिनी अट्टम जो है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है साथी, ये किस राज्य के हैं, ये आपको बताना है। चौथा आप मुझे बताओगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, कुचिपुड़ी किस राज्य का है साथी, ये आपको बताना है। एक आप बताएंगे कथक किस राज्य का है, क्या बोलेंगे, कथक किस राज्य का है। और एक साथी आपका कौन सा बच गया, एक तो हमने पढ़ लिया भरतनाट्यम तमिलनाडु, एक सत्रिया हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए साथी। बताएंगे किस स्टेट से हैं, सत्रिया असम से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। तो मणिपुरी कहाँ का है दोस्त, भैया आपका मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है साथी, आपका ये भैया ओडिशा का है, ओडिशा का। कथकली, कली रूट वर्ड और अट्टम डबल टे किसकी पहचान बताए थे, बताएं फटाफट से। आप बोलेंगे भैया ये केरला की पहचान है, केरल का। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा आदमी खाएगा, तो आंध्र प्रदेश का, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है साथी आपका कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है, बोले भाई कथक कहाँ का है, जिसको कथक भी बोलते हैं, ये यूपी का है। अब क्वेश्चन बनेंगे दिशाओं से। एसएससी या कोई भी अन्य एग्जाम दिशाओं से क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि जितने भी हमारे साथी, जितने भी साथी आपका, अगर मैं बात करूं, जितने भी अगर हम बात करते हैं तो मुझे फटाफट से बताना कि किस दिशा से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं कथक की बात करूं, ये किस दिशा में है भारत में, तो आप बोलेंगे भैया कथक यहां पर होगा। यानी कौन सी दिशा हो गई कथक की, नॉर्थ हो गई। और अकेला है ये, एकमात्र है जो नॉर्थ से है, क्या बोलोगे, ओनली नॉर्थ। नॉर्थ का कौन सा है, अकेला है, वो कथक है। तो पूछे उत्तर भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किया जाता है, तो कथक उत्तर आएगा। अच्छा, दक्षिण भारत के कितने हैं, देखो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों किसके हो गए साथी, आपका केरला के हो गए, क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों आपका केरल के हो गए दक्षिण में। जी भैया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कहाँ का हो गया, साउथ का हो गया, क्या बोलेंगे यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, ये भी साउथ का हो गया। तो साउथ के कितने हो गए, 3 हो गए। ओडिसी कहाँ का है साथी, ओडिसी आपका साउथ ईस्ट का है। यहाँ पर दिशा आएगी साउथ ईस्ट, किसके लिए, ओडिसी के लिए आएगी, किसका, ओडिसी का। पहले हम इसको साउथ में काउंट करते थे, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया CHSL एग्जाम में, तो उसमें दिशा उन्होंने मानी कौन सी, दक्षिण पूर्वी। आज से पहले प्रश्न नहीं था, आज के बाद हम साउथ ईस्ट ही लिखेंगे। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। और कौन सा बचा साथी बताएंगे, आपका एक बच गया हमारा असम से, असम हो गया। तो असम किस दिशा में हो गया, बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुरी में आपसे पूछूं साथी, मणिपुरी भी किस में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। कहां पर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। और साउथ का एक बच गया साथी आपका, क्या बोलेंगे, तमिलनाडु का कौन, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का कौन बच गया, भरतनाट्यम बच गया साथी। ये 8 हैं। तो मुझे बताओ साउथ से कितने हैं, साउथ से कितने हैं, तो साउथ से क्या कहेंगे, दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 2 तो ये और एक साथी ये और एक आपका तमिलनाडु का। तो साउथ से हमारे 4 हैं,
मैं पूछूं नॉर्थ से कितना, नॉर्थ से सिर्फ अकेला एक है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारत से कितने हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के असम और मणिपुरी अर्थात 2 हैं, और साथ ही साउथ ईस्ट का कितना है, वो ओडिसी है, 1 है। तो ये संख्या भी पूछी जाती है। उम्मीद करूंगा आप कभी गलत नहीं करके आएंगे, कभी गलत नहीं करके आओगे। आगे आते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी कहां पर होता है, क्या बोलेंगे जी? मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड का है? तो बोलेंगे भैया मुंडारी नृत्य क्या है आपका, क्या बोलेंगे भैया, वो आपका झारखंड का है। कैसे बोलेंगे? आदमी झरने में जाएगा तो कैसे, मुंडी हिला हिला के नहाता है, मुंडी हिला हिला के, मुंडी हिला हिला के नहा रहा है झरने में। और झरना कहाँ का है ये साथी? फगुआ, गोवा का झरना है, फगुआ हो गया। और गोवा के झरने में क्या बोलेंगे, उसने भैया पाइका, कोई पैक लगा लिया, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक का किस चीज का पैक लगा लिया उसने, और अब क्या है, वो झरने में फिर रहा है, फिर कल। अब उसे दुनिया का कुछ पता नहीं है, अब उसे दुनिया का कुछ पता नहीं है। कहां पर मुंडी हिला रहा है, झरने में। झरना कहां का है, झरना गोवा का है। गोवा के झरने में वो गया, वहां पर उसने भैया कुछ धारण कर लिया, और धारण करके क्या फिर रहा है अब, और कल का उसको कोई पता नहीं है, कल का उसको कोई पता नहीं है, फिर रहा है, कल का उसको कोई पता नहीं है। ठीक है। मिजोरम की साथी अगर हम बात करें, मिजोरम का बांस डांस याद रखेंगे, जोर से बांस मारा, क्या बोलेंगे, बांस नृत्य, बांस डांस कहाँ का है। ठीक है। कर्नाटक की अगर हम बात करें साथी, यक्षगान, क्या बोलेंगे, यक्षगान और भूता आराधना। आपसे कभी भी पूछे भूता आराधना और यक्षगान, कैसे याद करेंगे? नाटक कर रहा है यक्ष अपने ऊपर भूत आने का। क्या कर रहा है नाटक? यक्ष नाम का एक लड़का है, नाटक कर रहा है कि उसके ऊपर भूत आ गए हैं, उसके ऊपर भूत आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आंचल कहती है अरुण से, चलो वॉच करते हैं, चलो वॉच करते हैं, किसी मेले वगैरह को बोल रही होगी। चालो और वांचो, चालो और वांचो ये कहाँ के हैं साथी? अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? शंभू महाराज, क्या बोलेंगे? कथक, अब समझ गए ना, कथक एक क्लासिकल डांस है, और ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो शंभू महाराज कथक में साथी यूपी से बनेंगे, जयपुर तो हो नहीं सकता, रायगढ़ नहीं होगा, या तो बनारस या लखनऊ। तो महाराज जी देश में कितने हैं? बोलेंगे भैया महाराज जी तो देश में लाखों हैं, लाखों महाराज जी हैं देश में, क्या बोलेंगे? लाखों महाराज जी हैं। तो बिंदादीन महाराज भी किससे जुड़े हुए हैं? बिंदादीन महाराज, क्या बोलेंगे? बिंदादीन महाराज का संबंध भी किससे है? वो लखनऊ से है। और साथ ही आपको सारे महाराज क्या देते हैं? काली का प्रसाद देते हैं, कहते हैं माँ काली का प्रसाद ले लो। काली का प्रसाद भी किससे जुड़े हुए हैं? महाराज जी से जुड़े हुए हैं। और महाराज जी कितने? लाखों, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जयपुर घराना नहीं याद रखना, बनारस घराने के याद रख लेना, रुद्र शंकर मिश्र, क्या बोलेंगे? रुद्र शंकर मिश्र। रुद्र किसको कहते हैं बताएं? शिव जी को। रुद्र गुस्से को भी कहते हैं, गुस्से में रुद्र होके बोला बनारस, बना रस। और स्नेहा बजाज याद रख लेना, स्नेहा बजाज। रुद्र होके बोला कि मेरा बनारस और उसमें मिश्री डालना, रुद्र मिश्र। रुद्र कह रहा है कि मिश्री डालना, किसमें? जो बनाओ रस। स्नेहा बजाज हो गई साथी। और साथ में आपका कमलिनी अस्थाना, क्या बोलेंगे? कमलिनी अस्थाना, क्या बोलेंगे? कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये भी बड़े नाम हैं, क्या बोलेंगे? दोनों क्या हैं? ये बहनें हैं, क्या बोलेंगे? ये दोनों बहनें हैं, ये भी याद रखना होगा। ओके, आगे आए। उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? सफात खान बताइए। उस्ताद सफात अहमद खान किससे जुड़े हुए हैं? सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए, गजब तरीके से उत्तर आए, देखेंगे भैया। तो किससे जुड़े हुए हैं? ये तबला से जुड़े हुए हैं। देखो जो सराफत है, सफात को याद रख लेना, सराफत खान है। कौन से खान है? सराफत खान। सराफत में बल होता है कि नहीं होता? जी भैया, सराफत में बहुत बल होता है। और किन किन चीजों में बल होता है? तो बोलेंगे भैया बल होता है किसमें? आपका जो किशन महाराज को पूजते हैं, किशन, कृष्ण जी में बल है कि नहीं है? जी भैया, जो इनके फॉलोवर्स है वो मानेंगे कि इनमें बल है। जाकिर हुसैन, जब जिक्र होता है हुस्न का तो सब लोगों में एकदम से बल आ जाता, नहीं आ जाता?
नई ऊर्जा आएगी। जाकिर हुसैन हो गया। इसके बाद में साथी आपके आते हैं जो लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह रखा खान, वो मानेंगे कि बल है या नहीं है? जी भैया मानेंगे, अल्लाह रखा खान हो गए। और साथी तीनों लोक में बल होता है नहीं, तीन लोक, त्रिलोक गुरुटू, क्या बोलेंगे? त्रिलोक गुरुटू। इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध है तबला से। आंखें बंद करें, एक बार मेमोराइज करें। अल्लाह रखा खान मैंने आपको बताए, किशन महाराज मैंने आपको बताए, मैंने त्रिलोक गुरुटू आपको बताए, और जाकिर हुसैन बताए, और सफात खान कभी भूलने नहीं है। क्या बोलेंगे? सराफत से जीते हैं ये, तो इनमें बहुत बल है। रुद्र वीणा का एक नाम याद रखेंगे, अली खान। कौन? रुद्र वीणा से एक नाम आज याद रखेंगे, अली खान। वायलिन से साथी दो नाम बताए थे, बताओ दोनों के दोनों। तो क्या बताया था? एल सुब्रमण्यम और आपका वैद्यनाथन। सुबह सुबह वैद्य के पास चल दिए क्योंकि बाई थी। तो आप भी याद रखेंगे रागिनी को। किसको? रागिनी साथी शंकर किससे जुड़ी हुई है? वायलिन से जुड़ी हुई है, वायलिन से जुड़ी हुई है। और हारमोनियम से सबसे बड़ा नाम है तुलसीदास बोरकर। तुलसीदास बोरकर, हारमोनी, क्या बोलोगे? हारमोनी। तो हारमोनियम को कैसे बोलेंगे? किसी ने हार मान ली, तो हार मान ली जिसने, उसको दुनिया बोर कर देगी? नहीं कर देगी, उसको उसकी हार के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। हार जो मान लेगा उसको तो भाई बोर कर दिया जाएगा, बोर कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोर कर दिया जाएगा। आगे, दौल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल हम होली को कहते हैं साथी, किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? दौल उत्सव बिहार, असम, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे जी? दौल उत्सव हमारा असम का है। और दौल उत्सव ये होली का अन्य नाम है। हमारे यहाँ तो भाई उसको होली ही कहते हैं, ये होली का अन्य नाम है। किसका? होली का अन्य नाम है। और असम में साथी मुझे बताएं और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? जैसे बिहू फेस्टिवल होता है यहाँ पर, बैसागु फेस्टिवल होता है, क्या बोलेंगे? बैसागु फेस्टिवल होता है, रोंगकर फेस्टिवल यहाँ पर होता है, रजनी गबरा यहाँ पर होता है, रजनी गबरा यहाँ पर होता है, हरनी गबरा यहाँ पर होता है। कौन सा? रजनी गबरा और हरनी गबरा। क्या बोलेंगे? रजनी गबरा और हरनी गबरा यहाँ पर होते हैं। ये क्या है? फेस्टिवल। तो मुझे बताओ कैसे याद करेंगे जी? ऐसे याद करना है। आज शाम जो बहू आई है ना, आज शाम जो बहू आई है वो बहुत बहस करती है, बहुत बहस करती है भाई, बहुत बहस करती है। और बहस करके कुछ कह दो तो फिर रोक कर दिखा देती है। फिर कैसे दिखा देती है? रो कर दिखा देती है। भाई बड़ी कलाकार बहू आई है यार, हम तो घबरा गए, हम तो घबरा गए, ऐसे बोलेंगे, हम तो घबरा गए। तो रजनी घबरा, घबरा कहीं भी आए तो घबरा गए। किससे घबरा गए? आज शाम जो बहू आई है, आज शाम जो बहू आई है। और उस बहू के पापा का क्या नाम है? अली ए लिगांग। क्या बोलोगे? अली ए लिगांग है, ठीक है। उसके पापा का नाम है अली। उसने अपने पापा को बुला लिया, पापा को बुला लिया तो पापा ने आके पूछा, भैया क्यों मेरी इस बेटी को तंग करते हो? तो उसने बोला जी चाय टाइम पे बना के नहीं देती। चाय महोत्सव अली ए लिगांग, अली ए लिगांग। क्या बोलेंगे भैया? ये चाय जो है टाइम पे बना के नहीं देती। और अली कौन है? अब्बू है, तो अब्बू वाची। क्या बोलेंगे? अम्बू वाची कहाँ का है साथी? अम्बू वाची फेस्टिवल भी यहीं का है। क्या बोलेंगे? अम्बू वाची फेस्टिवल भी यहीं का। उसने कहा लड़की ऐसा नहीं मानेगी, रिश्तेदार को, दामाद को परेशान करती है, तो उसने उसकी पिटाई कर दी, देहिंग पटकाई, उसकी देह पटकाई। फिर उसने देह पटकाई मतलब दे पटकाई, दे एक पटकी दे दी उसको, देहिंग पटकाई। बिहार की साथी अगर हम बात करें आपका, बिहार, बिहार में एक तो दोस्त छठ पूजा मत भूलना, फिर आगे मैं किसी दिन बताऊंगा छठ पूजा में 4 दिन क्या क्या पूजा होती है। एक बिहुला, तो बिहुला से बहुत लोग गलती कर देते, असम लिख देते हैं, तो याद रख लेना बिहा करके बहुला, बिहा करके बहुला, ये ऐसे याद होगा। छत्तीसगढ़ का साथी आपका पोला और हरेला। क्या बोलेंगे? पोला और हरेला। मैं 2 फेस्टिवल हमेशा आपको याद कराता हूँ, सॉरी, पोला और हरेली, पोला और हरेली। हरेला कहाँ का है ये आपको बताना है। हरेला कहाँ का है? हरेला में आता है आ, और आ आता है उत्तराखंड में, आ आता है उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ में आता है ई, तो हरेली में ई, कभी कंफ्यूज नहीं होना आ और ई में। क्या बोलेंगे? हरेला उत्तराखंड और हरेली ई आया, छत्ती में ई आया तो छत्तीसगढ़ हम उसको लिखेंगे। महाराष्ट्र की साथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर
गुड़ी पड़वा आज याद कराएंगे। गुड़ी पड़वा ये न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र है। क्या बोलेंगे? न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। एक मैंने बताया था तमिलनाडु का, आपको तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा मैंने आपको बताया था, तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था हमको पुंथुडू। कौन सा बताया था? पुंथुडू बताया था। ऐसे कवर करते करते हम सारे न्यू ईयर कवर कर लेंगे। अब मैंने बताया कि होली का जो अन्य नाम है वो दौल उत्सव है, तो यहां से और क्वेश्चन बनते हैं। होली के अन्य नाम क्या लिखेंगे? होली के अन्य नाम। अच्छा मुझे बताओ, उत्तर भारत में जो होली मनाई जाती है वो किस दिन मनती है? तो होली बनेगी साथी आपका कौन से महीने में, ये बताना है आपको। फागुन की, फागुन माह हिंदी कैलेंडर का फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। कैसे बोलेंगे? ऐसे याद करना। होली पे क्या हो जाता है? फाल्गुन लग गया पूर्ण रंग। होली पे थोड़ा बहुत रंग कोई लगाता है क्या भैया? सारे पर रंग लगाते हैं। पूर्ण, कंप्लीट, पूर्ण रंग लगा दिया। लग से लगुन हो गया, लगुन लग गया क्या? पूरे पर होली में रंग, रंग लगता है भैया, याद रखेंगे। ठीक है। होली के अन्य नाम कौन कौन से अलग अलग स्टेट में, तो क्या बोलेंगे? फगुआ होली। आपसे कभी पूछे फागुआ होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो फगुआ होली साथी आपका बिहार में मनाई जाती है। क्या बोलेंगे? फगुआ होली बिहार में मनाई जाती है। और दौल से ही दौल उत्सव ना पूछ के दौल जात्रा पूछ ले, दौल जात्रा। और एक और बात बताऊं, जो दौल है ना उसको डोल भी एग्जाम में कई बार लिखा जाता है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? दौल और डोल थम्स अप करें भैया, समझ जाएंगे। ठीक है। ऐसा कल देता है, एक बार एग्जाम में किया, जीडी ने कर दिया था, हल्दा पूछा और हल्दा हम याद कराते थे आपका हिमाचल का, एग्जाम में पूछ लिया हल्डा, तो वो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे ना HALDA, तो वो हल्दा हल्डा एक ही बात है, उससे डरना नहीं है ना। दोल यात्रा कहाँ का है? वो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है। रंग पंचमी कहाँ पर होती है? होली का ही नाम है। रंग पंचमी भारत में कहाँ पर मनाई जाती है? रंग पंचमी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। मंजन कुली कहाँ पर मनाया जाता है? मंजन कुली ये होली का ही फेस्टिवल है साथी आपका, केरल में मनाया जाता है। पंजाब में इसको होला मोहल्ला कहते हैं। होला मोहल्ला कहाँ पर मनाया जाता है? हो हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में जब उसने उसको पंजा मार दिया। पंजाब में। कहाँ बोलोगे? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आगे। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में शुरू हुआ? शुरुआत कब हुई थी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की? बोलेंगे 1985, 1970, 75 या फिर 1980 में। जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, कौन सा है? ओडीआई वर्ल्ड कप है। पहला होता है भैया 1975 में और दूसरा हुआ 1979 में। दोनों किसने जीते हैं? वेस्ट इंडीज जीता है। कौन जीता है? वेस्ट इंडीज जीता, दोनों के दोनों। भारत ने अपना पहला कप जीता 1983 में और साथ ही 2011 में भारत जीता है। कौन बोलेंगे? अपना प्यारा देश भारत जीता 2011 और 1983 में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया ने इसको 6 बार जीता है। 6 बार जीत चुका ऑस्ट्रेलिया। 1987 में जीता था, 1999 में जीता था, 2003 में भी भारत को हराया था, 2007 में, 2015 में साथी और 2023 में। 2023 में मुझे बताओ पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है? पाकिस्तान ने 1 बार जीता है 1992 में और साथ ही श्रीलंका ने कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है 1996 में। तो भारत कितनी बार जीत चुका है? भारत 2 बार जीत चुका है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना कि भारत सेमीफाइनल, सॉरी भारत फाइनल में कितनी बार बाहर हुआ है? विश्व कप जीतने से हम कितनी बार चूक गए? कितनी बार साथी बता सकते हैं? तो विश्व कप से हम साथी 2 बार चूके हैं, याद रख लेना। 2023 में क्या हुआ था? 2023 में कौन सा वर्ल्ड कप था? 13th वर्ल्ड कप था, 13वां वर्ल्ड कप था। और इसको जो जीता साथी वो किसने जीता? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और इसमें रनर अप कौन रहा? उपविजेता कौन रहा? इसमें उपविजेता रहा अपना प्यारा देश भारत। यानी भारत जो रनर अप रहा है ना, भारत जो रनर अप रहा है वो रहा है 2 बार। क्या बोलेंगे? 2 बार हम चूके और दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से, 2003 में और साथ ही फिर 20 वर्षों के बाद 2023 में। इस बार आपको याद होगा, पूरे देश की मेमोरी है, पूरे देश की मेमोरी है इससे जुड़ी हुई। मुझे बताओ 2027 में कहां पर होगा इसका आयोजन? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में पहली बार होने जा रहा है। कहां पर आपका साथी? जिम्बाब्वे,
क्या बोलेंगे? जिम्बाब्वे में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में और साथ ही आपका नामीबिया में। नामीबिया, इन 3 देशों में पहली बार होने जा रहा है 2027 में। तो क्या बोलेंगे? क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई? 1975 में हुई थी, 1975। याद रहेगा? अरे थोड़ी ऊर्जा तो भेजा करो, बोलो भैया मजा आ जाएगा। ऐसे 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 याद करते रहे ना तो हम सब कुछ कवर करेंगे साथी। भारत ने क्रिकेट में, और याद रखना इस बोर्ड पे जो लिख दिया ना पेन से, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब कभी ना कभी पूछा गया है, बहुत जरूरी है। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, जो साथी अभी जिसके लिए टीम भी घोषित हुई आप सबने देखा होगा, ठीक है। रिंकू सिंह को उसमें नहीं लिया गया तो बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई कि रिंकू सिंह परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं लिए गए। अजीत अगरकर ने कहा आपका कि हमारी एक सीमा है कि हम 15 ही खिलाड़ी ले सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? टी20 वर्ल्ड कप भारत ने सिर्फ एक बार जीता है साथी। एक बार कब जीता बताएंगे? किस वर्ष में जीता? तो इसकी जो शुरुआत हुई टी20 वर्ल्ड कप की, वो शुरुआत हुई है 2007 में। 2007 में इसकी शुरुआत हुई है और 2007 में ही कौन? भारत जीता। क्या बोलेंगे? भारत ने इसको जीता था। और किसको हराया? 5 रन से हमने पाकिस्तान को हराया। क्या बोलेंगे? 5 रन से हमने पाकिस्तान को इसमें हराया था। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, एक बार हम इसमें उपविजेता रहे हैं, एक बार हम रनर अप रहे हैं, यानी चूक गए जीतने से, और वो किस वर्ष में साथी? ये बात है श्रीलंका के खिलाफ की। क्या बोलेंगे? एक बार रनर अप हम रहे श्रीलंका के खिलाफ। किसके खिलाफ रहे? श्रीलंका के खिलाफ रहे। किस वर्ष में रहे साथी? 2014 में रहे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अच्छा, यहां से क्वेश्चन ये भी बनेगा, भारत में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? भारत में टी20 जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कब हुआ था? टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन, जैसे क्रिकेट विश्व कप भी इस बार कहां हुआ था? भारत में ही हुआ था 2023 में। तो टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन एक बार भारत में हुआ है और वो हुआ है 2016 में। क्या बोलेंगे? 2016 में हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, अभी पिछला जो टी20 वर्ल्ड कप था वो किसने जीता? 2022 में। 2022 में साथी टी20 जो वर्ल्ड कप था, टी20 वर्ल्ड कप, वो किसने जीता था? तो क्या बोलेंगे? इंग्लैंड ने जीता था। और हराया किसको था? पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, 2022 में। मुझे बताओ 2024 के वर्ल्ड कप जिसके लिए अभी टीम घोषित हुई, ये कहां पर होंगे? 2024 का जो वर्ल्ड कप है टी20 का, वो कहां पर होगा? तो क्या बोलेंगे? पहली बार होने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज और यूएसए में, यानी कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में पहली बार। कब से शुरू है भैया? अभी शुरू है, अगले महीने 2024 से। अगले महीने 2024 से ये शुरू है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए बहुउद्देशीय स्टेडियम कहां पर स्थित है? फैजाबाद में, गाजियाबाद में, कानपुर में या फिर पटना में स्थित है? क्या कहेंगे जी, कहां पर है? तो आंसर आएगा भैया फैजाबाद में है। कहां पर है? अवध क्षेत्र में स्थित है। कानपुर में कौन सा स्टेडियम है? हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है। मुझे बताओ भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, सब जानते होंगे, मोटेरा। थम्स अप करें जी भैया, जानते हैं। मैं कुछ स्टेडियम आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे बताना। भारत में रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? जहां पर सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन बनाए थे, तो ग्वालियर एमपी में स्थित है। कहां पर है? ग्वालियर एमपी में ये स्थित है साथी। लाल बहादुर सिंह स्टेडियम कहां पर है? लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है साथी? तो क्या बोलेंगे भैया? हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। केडी बाबू स्टेडियम कहां पर है? केडी बाबू स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है? केडी बाबू स्टेडियम, तो बोलेंगे भैया लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। बाराबती स्टेडियम बताइए साथी, बाराबती स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है? बाराबती स्टेडियम ये भैया जी कटक में स्थित है, ओडिशा में। कहां पर? कटक ओडिशा में स्थित है बाराबती स्टेडियम। क्या बोलेंगे? बाराबती। कीनन स्टेडियम कहां पर है? कीनन स्टेडियम साथी आपका जमशेदपुर में है, झारखंड में। क्या बोलेंगे? सॉरी, जमदेश लिख देता मैं अभी, जमशेदपुर। कोई भी गलती साथी अगर शब्द लिखते समय मुझसे होती है तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूं आपसे। चेपक स्टेडियम मुझे साथी बताओ, चेपक स्टेडियम कहां पर है दोस्त? आपका चेन्नई में है। कहां पर? तमिलनाडु में।
एक क्वेश्चन पुराना पूछ लूं तो बताओ मुझे, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? इसी कक्षा में मैंने आपको बताया है एम चिन्ना स्वामी, स्वामी जी कहाँ रहेंगे बताना जरा। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम तो भैया बंगलौर में स्थित है। क्या बोलेंगे? बंगलौर में स्थित है। आगे आएंगे, शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? शतरंज का गेम होता है साथी आपका, तो खाने कितने होते हैं उसमें? टोटल खाने होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने खाने होते हैं कुल? ये कुल साथी कुल 64 खाने होते हैं। कितने होते हैं? कुल 64 खाने उसमें होते हैं। कितने खाने होंगे कुल? ज़्यादा तो नहीं बन गए? 4 4 8, ठीक है। 8 गुणा 8 की शेप में होता है, स्क्वायर शेप होती है, वर्ग के आकार का होता है। तो सफ़ेद वर्ग कितने होते हैं? 2 रंगों का होगा हमेशा, सफ़ेद और काला, और सफ़ेद रंग पूछ रहा है तो 32 कहेंगे। कुल खाने पूछता तो 64 कहते। कितने कलर के होते हैं हमेशा याद रख लेना, इसमें 2 रंग होते हैं, सफ़ेद और काला। क्या बोलेंगे? वाइट के 32 खाने होते हैं, और साथ ही काले के कितने खाने होते हैं? सफ़ेद खाने भी 32 होंगे, और काले खाने भी कितने होंगे? ब्लैक जो फील्ड्स होंगे वो भी आपका 32 होंगे। और क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा साथी आपसे कि इसमें पाउन कितने होते हैं, प्यादे कितने होते हैं, खिलाड़ी एक तरफ कितने होते हैं? तो जैसे यहां पर एक आदमी इधर बैठा हुआ है, तो कितने आपका खिलाड़ी होंगे साथी? एक तरफ के खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी तो एक ही होता है, लेकिन जो इसमें हमारी शतरंज की बिसात है उसमें एक तरफ 16 लोग होते हैं, और ऐसे ही यहां भी कितने लोग होंगे? यहां भी 16 होंगे, जो आपका क्या बोलेंगे, जिनको हम बोलते हैं लकड़ी की आकृति हो सकती है, मेटल की भी हो सकती हैं। तो याद रख लेना, इसमें क्या होगा आपका, एक पक्ष की बात करते हैं, वन साइड की। एक साइड में क्या होता है साथी आपका, 8 प्यादे होते हैं। प्यादे मतलब पाउन बोलते हैं इनको, 8 जो होते हैं वो पाउंस होते हैं साथी आपका। 2 बिशप होते हैं। क्या बोलेंगे? 2 होते हैं आपका साथी बिशप। बिशप किसको कहते हैं बताएं जरा? 2 बिशप होंगे। बिशप को हम बोलते हैं भैया आपका ऊंट। क्या बोलेंगे? ऊंट बोलते हैं। 2 होते हैं साथी आपका सूरवीर। सूरवीर मतलब घोड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाइट होंगे। कितने होंगे? 2 नाइट होंगे आपका। और 2 होते हैं साथी हाथी। क्या बोलेंगे? हाथी होते हैं, जिनको रूक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूक्स बोलते हैं। एक राजा होगा, एक होगा आपका किंग, इसको तो लिख ही सकते हैं आप लोग, और एक होती है क्वीन। क्या बोलोगे? यार मेरे दिल की तो इकलौती रानी है। एक क्वीन होती है, ठीक है, एक क्वीन एक किंग होगा। 2 होंगे आपके रूक्स, 2 होते हैं साथी नाइट, 2 होते हैं आपका बिशप, 8 पाउन होंगे, 8 प्यादे होंगे। इस तरह एक तरफ कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? इस तरह भैया आपका एक तरफ 16 होते हैं, दूसरी तरफ भी, ठीक है। याद रख लेना, ये कौन है? ये ऊंट है। ये कौन है? ये घोड़ा है। हाथी को आप जानते ही हो। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? भारतीय संविधान क्या कहता है? बोलेंगे भी फटाफट से भैया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? ऑप्शन में देना हो भाई। क्या बात कर रहे हैं? देवा शर्मा जी बता चुके हैं इस बात को, दूसरी बैठक कब हुई है, इसी कक्षा में बताया, पहली 9 को, दूसरी 11 को। आगे तो क्या बोलेंगे? कौन सर्वोच्च है साथी? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर संविधान? कौन सर्वोच्च है? हमेशा याद रखेंगे, भारत का संविधान सर्वोच्च है। कई दोस्त तो ए बता रहे हैं, डी वाले सारे सही हैं। संविधान सबसे ऊपर है। संविधान ही तो शक्ति देता है राष्ट्रपति को भी। अगर संविधान ना होता तो राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को कैसे शक्ति मिलती? तो आप कहेंगे जी हाँ, सबसे ऊपर है, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? आज ऑपरेशन करेंगे साथी किसका? प्रस्तावना का, प्रियम्बल का। तो विचार की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक फ्रीडम बताई गई है। क्या बोलेंगे जी? क्या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बताया गया है? जी हाँ। और आपका विश्वास की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, इसको बताया गया है। जी हाँ। पहले आप मुझे बताएं स्वतंत्रता कितनी है कुल? तो क्या कहेंगे? कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आती प्रियम्बल में। स्वतंत्रता भैया 5 बताई गई हैं। स्वतंत्रता 5 है। कितनी फ्रीडम बताई गई हैं? 5 फ्रीडम बताई गई हैं, जिसमें एक आपका थॉट का फ्रीडम है,
एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक बिलीव का फ्रीडम है, और एक है साथी आपकी धर्म की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, संविधान इसकी ताकत देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एक साथी आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, उपासना की स्वतंत्रता, आपको ऐसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इन्हीं को पूजें, ठीक है, क्या बोलेंगे, उपासना की, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है। तो कितनी स्वतंत्रताएं हैं साथी, आपका 5 स्वतंत्रताएं हैं। इसको देखना बड़े ध्यान से, सीन 2 लगा देना भाई, इसको पढ़ और से पढ़ेंगे इसको एक बार, आज तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। देखना कहां से शुरू होती है, पहला क्वेश्चन, भारत का जो साथी प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से हमारी बात शुरू होती है। अच्छा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय कितने बताए गए हैं जरा देखें, कितने न्याय बताए गए हैं, तो 1, एक तो सोशल, एक इकोनॉमिक, साथी जो साथी हमारे इंग्लिश वाले उधर देखते रहें, एक तो सोशल, एक इकोनॉमिक, एक साथी पॉलिटिकल राजनीतिक। अच्छा, फिर आते हैं हम स्वतंत्रताओं पर जिनका हमारा प्रश्न है। तो एक तो विचार की हो गई, थॉट की, एक एक्सप्रेशन हो गया साथी, एक बिलीव का हो गया, एक साथी आपका रिलीजन का हो गया, और एक वर्शिप का हो गया। तो स्वतंत्रताएं कितनी है, आपका 5 है। फिर हम आते हैं समता पर, यानी इक्विलिटी कितनी बताई गई है, इक्विलिटी कितनी है साथी, एक तो स्टेटस की इक्विलिटी है और एक अपॉर्चुनिटी की इक्विलिटी है, यानी स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समानता कितनी बताई गई है, 2 बताई गई है आपका, तो ये याद रखेंगे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, आए प्रश्न पर। तो समझ गए कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं साथी, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी, कौन कौन से 2 शब्द, समाजवादी शब्द था एक तो प्रस्तावना में, अभी हमने पढ़ा, और एक पंथ निरपेक्ष। कौन कौन से शब्द साथी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, कहां कहां पर हमने ये पढ़े बताएंगे। ये रहा आपका समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष। क्या ये जोड़े गए, जी भैया ये जोड़े गए। तो कब जोड़े गए हैं एक बार बता दें, तो आप कहेंगे भैया 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 42, क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन हुआ। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, इसके बारे में चीजें हम धीरे धीरे जानेंगे। लघु संविधान यानी इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या बोलते हैं साथी, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम कहते हैं, ये याद रखेंगे। अच्छा, प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं हम, प्रस्तावना को ही हम कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, क्या बोलेंगे, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा किस अंग को कहा जाता है, तो किस अंग को कहते हैं, प्रस्तावना को कहा जाता है, किसको, प्रस्तावना को। ठीक है, आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में कितने प्रकार के तो साथी आपके न्याय यानी कितने जस्टिस बताए गए हैं, कितनी साथी आपका फ्रीडम बताई गई है, कितनी समानताएं बताई गई हैं, कितनी इक्वलिटी की बात हुई है, और साथ ही कितनी फ्रेटर्निटी की बात हुई है। तो कितनी की बात हुई जरा देखें, ध्यान से देखना। तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे भैया प्रस्तावना जो है उसमें न्याय तो हमने अभी पढ़ा, न्याय तो 3 प्रकार के बताए गए। न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, और आपका कौन सा तीसरा कौन सा है, बोलेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमारे क्या बताए गए हैं, जस्टिस बताए गए हैं। स्वतंत्रताएं 5 थी, पांचों की पांचों आपने अभी पढ़ी साथी। समानताएं कौन कौन सी थी, एक तो स्टेटस की और एक अपॉर्चुनिटी की यानी अवसर की और प्रतिष्ठा की, और भ्रातृत्व शब्द क्या है साथी, उसका एक बार उल्लेख किया गया। 3 5 2 1। भैया थोड़ा सा फिर से दिखाओ ना, ये भ्रातृत्व शब्द कहां पर था, ये हमसे थोड़ा बच गया, तो जरा पहचाने, इसमें सीन 2 लगाएं बच्चों के लिए, और एक बार बताना इसमें भ्रातृत्व की बात कहीं पर की गई है साथी, बोलेंगे भी फटाफट से, इस पूरे में कहीं पर आपको दिखता है कि भ्रातृत्व की बात की गई है, बताएंगे कौन सा शब्द है जो आप मुझे छांट करके बता दें कि भ्रातृत्व को बताता है। तो क्या बोलेंगे भैया, ये जो बंधुता शब्द है, ये जो बंधुता शब्द है यानी कि जो आपका किसको बता रहा है,
फ्रेटर्निटी को ही बता रहा है। तो बंधुता शब्द किसको बता रहा है? फ्रेटर्निटी को बता रहा है। ये एक बार प्रयोग हुआ है, आज के बाद गलत नहीं करेंगे। भारत की संप्रभुता, भारत एक संप्रभु देश है, यानी साथ ही हम अपने निर्णय लेने के लिए किसी और दूसरे देश पर बाध्य नहीं है। इसी को बोलते हैं सवरीन कंट्री। ऐसा थोड़ी होगा हमको कोई निर्णय लेना तो हम पूछेंगे जा करके अमेरिका से कि जी हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसी कंट्री जो किसी के अन्य मतलब किसी अन्य के बाध्य नहीं है, किसी अन्य से अपने डिसीजंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले पाए, वो सब होते हैं आपका साथी सवरीन कंट्री। क्या बोलते हैं उनको भैया? हम सवरीन कंट्री बोलते हैं। और ऐसे देश संप्रभुता को, सवरीनिटी को धारण करते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। संप्रभुता को हमारी को नुकसान पहुंचाता नहीं, ये संप्रभुता के लिए सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? जी नहीं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता धारण करने की वजह से भारत की संप्रभुता पर कोई भी साथी आपका नुकसान नहीं पहुंचता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? यहां पर लिख लेते हैं, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना? बोलेंगे कॉमनवेल्थ बोले तो ये वो सारे देश हैं जिन पर कभी ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाए। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना साथी? तो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना 1949 में, 1949 में बना है। क्या बोलेंगे? 1949 में बना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे संप्रभु के बारे में? कौन सा एक ठीक है? केवल एक ठीक है, केवल एक मेरे मित्र ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष, एक शब्द आता है अक्सर आप राजनीतिक बहसों में भी देखते होंगे, सेक्युलर। सेक्युलर होने का क्या मतलब होता है? एक बार बताएंगे सारे साथी, सेक्युलर होने का क्या मतलब है? फटाफट से बताएंगे। तो क्या बोलेंगे भैया? एक बार सारे दोस्त जो पोल आपके सामने इसमें आंसर कर देंगे, ताकि आपके कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे क्या होता है कि कंटेंट में उसी तरह से फिर मदद होती है, उसी तरह से चीजें फिर डिजाइन की जा सकती हैं। तो जरूर एक बार इस पोल में सारे दोस्त आंसर करेंगे। 1 सेकंड आपको लगेगी शायद, सिर्फ चीजें सही रहेंगी। बोलेंगे जी, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, भारत में अनेक धर्म है, ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस राज्य का, स्टेट का, यूनियन का ये धर्म है, इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, आपके पोल्स का मैं आपको रिजल्ट बता दूं कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ ये एग्जाम है, ऐसे बच्चों की संख्या क्लास में 27% है। जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे क्लास में 14% है, क्योंकि वो तब जागेंगे जब उनका जीडी का एग्जाम आ जाएगा। आरपीएफ के बच्चे 22% है, और यूपी पुलिस और अदर एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और आपका साथी बाकी सारे फॉर्मेट के बच्चे वो 37% है। बहुत शाबाश। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करेंगे एक बार। क्या बोलेंगे जी? हड़प्पाई कुछ स्थल दिए हुए हैं, पूछ रहा है वो कहां पर है, बताएंगे एक बार। मांडा कहां पर है दोस्त आपका? मांडा भैया हमारा जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहां पर है? बहुत पूछता है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगन मैं आपको बता ही रहा हूं पिछले 2 दिन से, राजस्थान में है। राखी गढ़ी की भी बात हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, हरियाणा में है। तो क्या बनेगा आपका? 3, 4 और फिर आपका 1 और 2। तो किस में बनेगा? ऑप्शन सी एकदम से सही है। साथ ही हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की। तो जब हमसे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की अगर बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करता है तो क्वेश्चन पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे नॉर्थ साइड कौन सा है, बताएंगे। क्या बोलेंगे भैया? सबसे उत्तरी है आपका मांडा। क्या बोलेंगे? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और किस रिवर के किनारे है ये भी आपको पता होना चाहिए, चेनाब रिवर के किनारे है। किसके किनारे है? चेनाब रिवर के किनारे है। सबसे पूर्वी है साथी आपका आलमगीरपुर। क्या बोलेंगे? आलमगीरपुर है आपका। और आलमगीरपुर साथी आपका कहां पर है?
आलमगीरपुर की अगर हम बात करते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। रिवर कौन सी है? हिंडन रिवर है। क्या बोलेंगे? हिंडन रिवर है। और साउथ में साथी आपका कौन सा है? बोलेंगे दक्षिण में आपका अभी जो क्वेश्चन में आया था दायमाबाद। दायमाबाद मुझे बताओ किस राज्य में? तो ये तो बता दिया महाराष्ट्र। इसकी जो रिवर है वो प्रवरा रिवर है। और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, प्रवरा रिवर किसकी सहायक नदी है? बताएंगे कि आप मुझे प्रवरा किसकी सब्सिडी है साथी? क्या आपको बोलेंगे किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा आपका गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? वो साथी सुतकांगेडोर है। क्या बोलेंगे? सुतकांगेडोर है, जो पाकिस्तान में है। कहां पर है? सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। और इसकी रिवर है दाश्क रिवर। कौन सी रिवर है? दाश्क रिवर के किनारे ये है। तो इन चारों को आपको कभी नहीं भूलना। एक आहाड़ स्थल याद रखना साथी। आहाड़ कहां पर है आपका? वो राजस्थान में है। और एक वीर भानपुर कहां पर है? वीर भानपुर साइट कहां पर है? तो वीर भानपुर आपका वाराणसी में है। वाराणसी बोले तो उत्तर प्रदेश में है दोस्त। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। आगे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। मतलब मैचिंग करनी है। फिर से एक बताएंगे जी। हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला हमको? कुछ जगह दी हुई है, नहीं कुछ सारी चीजें दी हुई हैं। तो हड़प्पा से हमको क्या मिला है? समाधान R37 बूरियल, जहां पर लोगों को शवों को दफनाया जाता था। लोथल से हमको क्या मिला? गोदीवाड़ा, इसको बोलते हैं डॉक यार्ड, या मैंने कहा था बंदरगाह कहां पर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कालीबंगन से क्या मिला हमको? जुते हुए खेत मिले हैं। और साथ ही मोहनजोदड़ो से मिली हमें नर्तकी की मूर्ति। क्या आप बता सकते हैं जो नर्तकी मिली, ये जो डांसिंग गर्ल मिली, ये साथी आपका कौन से मेटल की बनी हुई थी? कौन से मेटल की बनी हुई थी? तो नर्सरी जो आपका नर्तकी की मूर्ति बनी मिली है, ये कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। किसकी? ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3। ऑप्शन डी साथी एकदम से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा एकदम से सही हो जाएगा। और यहां पर गलती की गुंजाइश आपसे होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, बोलेंगे भैया लोथल कहां पर स्थित? मैंने आपको बताया था गुजरात में। यहां से मिला है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना यानी कि आइवरी स्केल हमको कहां से मिला? क्या बोलेंगे? हाथी के दांत से आइवरी स्केल साथी हमको कहां से मिला? ये मिला है हमको लोथल से। ठीक है, लोथल से मिला है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से हमको सबसे प्रसिद्ध चीज कौन सी मिली? तो मोहनजोदड़ो से हमको मिला वृहत स्नानागार। क्या बोलेंगे? ग्रेट बाथ हमको कहां से मिला? वृहत स्नानागार, यानी कि हमारा उसको बोलते हैं बहुत बड़ा धार्मिक स्नान के लिए बनाया हुआ था, ग्रेट बाथ मिला। यहीं से साथी हमको मिली पशुपति की मोहर। क्या बोलेंगे? पशुपति की मोहर। पशुपति देवता थे, उनका एक साइन मिला। साइन ऑफ पशुपति कहाँ से मिला? तीसरा साथी अभी आया था नाम दायमाबाद का, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दायमाबाद से हमको मिला था ताम्र रथ। क्या बोलेंगे? ताम्र रथ, यानी तांबे का बना हुआ रथ मिला था। क्या मिला था हमको? कॉपर कार्ट मिला। एक तांबे से बना हुआ रथ मिला है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, धीरे धीरे आप जानते ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। मोहनजोदड़ो में अभी आपको बताया क्या मिला था? ग्रेट बाथ मिला था। तो वो जो ग्रेट बाथ था उसमें जो सीढ़ियां थी वो किस तरह से थी? ग्रेट बाथ में जो साथी सीढ़ियां थी वो किस तरह से थी बताएंगे। तो ऐसे ग्रेट बाथ था आपका। ग्रेट बाथ ऐसे था जब कुछ यहाँ पर धार्मिक काम होता था तो क्या बोलेंगे भैया? वो आपका 14.5 मीटर उसकी लेंथ थी। और अगर उसकी ब्रेथ की बात करते हैं 7.0 मीटर थी, 1 मीटर। और साथ ही अगर उसकी डेप्थ की हम बात करते हैं तो 2.43 मीटर था। ये तीनों मेजरमेंट उसकी पूछी जाती हैं, तीनों की तीनों। अब पूछता उसमें उतरने के लिए जो सीढ़ियां थी वो किधर से थी? तो एक तो सीढ़ियां भाई साहब इधर से थी, उतरने के लिए सीढ़ियां एक तो इधर से थी, और एक सीढ़ियां आपका उतरने के लिए इधर से थी। तो क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई। यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से सीढ़ियां थी, उत्तरी पार्श्व से भी, ऑन द नॉर्दर्न साइड एंड ऑन द साउदर्न साइड। तो क्या ठीक हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी एकदम से ठीक होगा। ऑप्शन बी एकदम से ठीक होगा, कभी गलती नहीं करनी है।
नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। देखो साथी, अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता को 2 नगरों में बांटा जाता था। 2 नगर कौन से होते थे? एक तो आपका साथी वो बना लेते थे आम नागरिकों के लिए, एक राज परिवारों के लिए होता था। तो 2 टीले होते थे, आपका पूर्वी टीला, उत्तर टीला, कई बार तो उसको पश्चिमी टीला कहकर पुकारते थे। तो ज़्यादातर जो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कितने टीले में विभाजित है? 2 टीले में। और सिर्फ एक ही नगर ऐसा है धौलावीरा, ये एकमात्र है जो 3 टीलों में था। एकमात्र, ये क्या बोलेंगे, एकमात्र नगर है, ओनली सिटी है जो साथी आपका 3 माउंड में थी, 3 टीले में थी, जिसमें एक तो किला हो गया, दुर्ग हो गया जिसको हम बोलते थे, एक मध्य टीला इसमें होता था, एक साथी बिल्कुल श्रमिकों के लिए आम टीला होता था। तो दुर्ग, मध्य और आम, क्या बोलेंगे, 3 टीले, सिर्फ एक है धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा मुझे बताओ किस राज्य में है? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चनहुदड़ो पाकिस्तान हो गया, लोथल गुजरात हो गया, कल से बता रहा हूं, परसों से, कालीबंगन राजस्थान हो गया। अच्छा जी, बोलेंगे धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा, गजब तरीके से सारे दोस्तों ने बताया, गुजरात से। और यहां से सबसे बेहतरीन प्रश्न आता है, उन्नत जल व्यवस्था कहां से मिली थी? एक आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ से मिला? तो ये लोग भी पानी को लेकर के बहुत अवेयर थे। उन्नत जल व्यवस्था, एक वाटर मैनेजमेंट यहाँ से मिला, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट आ गया। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति नहीं होती थी? सर जी नोट्स कैसे बनाए? बेटा पहली क्लास क्यों नहीं करते हो? पहली कक्षा में बताया है सब कुछ, जैसे मैं बनाता हूं, मैं भी तो हाथ से लिखता हूं। बोलो। और भाई ये ऐसा पेन है, इससे उंगली गड़ जाती है, मैं सुबह से लिख रहा हूं, अर्ली मॉर्निंग से। ये देखो उंगली के बीच में निशान बन जाता है। पेन से लिखना इससे ज़्यादा आसान है। बैठ के लिख रहे हो, मैं खड़े होकर लिख रहा हूँ, तो मेहनत करनी है। क्वेश्चन नहीं बनाने हैं कि भैया मैं कैसे बनाऊँ, नोट्स कैसे बनाऊँ, पहली कक्षा में बता चुका। जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे बनाएंगे, ठीक है? बात समझ में आती है? जी हाँ। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति नहीं होती थी? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? मतलब जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नहीं पूजते थे। तो क्या कहेंगे भैया, किसको नहीं पूजते थे? बताएंगे, फटाफट से बताएंगे किसको नहीं पूजते थे। देखो दोस्त, इसकी लंबाई के बारे में मैं आपको बता दूं, कई दोस्तों का आंसर आ रहा है कि 14.5 मीटर जो है ये बहुत जगह, ये नई लंबाई है इसकी, ये इसकी नई लंबाई है। उत्खनन के बाद में इसका पूर्ण आकार जब निकल के आया, कई जगह आपको लिखने को देखने को मिलेगी 11.88 मीटर। अगर ये 14.5 मीटर आपका विकल्प में नहीं है तो आप 11.88 मीटर को चुनेंगे। अच्छा भैया दोनों मौजूद हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न में एविडेंस है वो 11.88 के हैं, सबसे ज्यादा लिखा मिलेगा। ठीक है, नोट कर लेना, जरूर नोट करना। तो क्या बोलेंगे, भगवान शिव जी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, बोलेंगे पीपल की, इन सब की पूजा होती थी। साथी विष्णु भगवान का कोई उल्लेख नहीं है, ये तो आर्य काल में आए, वैदिक काल में आए ये। और मातृ देवी का इनका जो सबसे होली प्लेस बताया है, इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोलेंगे, इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया। पशुपति और मातृ देवी क्या बोलते थे, एक उर्वरता की देवी के नाम से इनकी पूजा होती थी। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? कौन सा यूटी है जो एरिया में सबसे छोटा है? अगर मैं राज्यों की बात करूं साथी आपसे, पहले तो मैं स्टेट की बात करूंगा। स्टेट में सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है आप बताएं। तो सबसे बड़ा राज्य जो स्टेट में है, जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, क्या बोलेंगे, स्टेट एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा तो होता है साथी आपका राजस्थान। सबसे छोटा आप बताएंगे, सबसे छोटा आप बताएंगे, सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया में? तो ये तो स्टेट की बात हुई भैया, ये होगा आपका गोवा हो जाएगा। क्या होगा, गोवा हो जाएगा सबसे छोटा, कॉमन बात है। जी हाँ। अब बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का साथी जो एरिया है वो सबसे कम है। तो लक्षद्वीप का जब एरिया सबसे कम है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं राजस्थान के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 342 मतलब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। लेकिन लक्षद्वीप की जब हम साथी बात करते हैं, ये 32 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पूछता है आज SSC डिजिट, ये पूछता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका साथी अब कितना, दमन द्वीप का जो क्षेत्रफल है, दमन द्वीप का क्षेत्रफल है लगभग 600 के आसपास, 603 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है एरिया में?
सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा यूटी एरिया में कौन सा है अब, तो आप कहेंगे भैया लद्दाख सबसे बड़ा है। कौन है? लद्दाख सबसे बड़ा है, जो 59,146 वर्ग किलोमीटर के एरिया को धारण करता है। अच्छा जी, यहां पर दो चीजें और इंपॉर्टेंट होंगी कि जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या में यूटी पहला स्थान किसका है? यूटी पहला स्थान, तो बोलेंगे यूटी पहले तो 8 हैं टोटल, तो पहला जो प्लेस आता है वो आता है साथी आपका दिल्ली का। किसका आता है? दिल्ली का। चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है तो इसका क्षेत्रफल आपको पता ही होना चाहिए 1483 वर्ग किलोमीटर है। क्या बोलेंगे? 1483 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। किसका? दिल्ली का। 1483 किलोमीटर स्क्वायर किसका है जी? दिल्ली का है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है, बताएंगे जी। सिक्किम की सीमा क्या भूटान से मिलती है? असम की सीमा क्या भूटान से मिलती है? पश्चिम बंगाल की या फिर मेघालय की सीमा क्या भूटान से मिलती है? तो क्या बोलेंगे किसकी सीमा लगती है भैया भूटान से? गजब तरीके से उत्तर आना चाहिए सारे साथियों का। तो क्या बोलेंगे भैया मेघालय की सीमा लगती है कि नहीं लगती? बोलेंगे अभी फटाफट से। बी कई साथी बता रहे हैं केवल 2, यानी कि पश्चिम बंगाल से भूटान की सीमा क्यों नहीं मिलेगी? पश्चिम बंगाल से भूटान की सीमा, भूटान कहाँ पर है बताएंगे पहले। भूटान देखिए मैप पर, ये कौन है? ये भूटान है। और भूटान से आप कह रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं मिलती, ये जा रही पश्चिम बंगाल की सीमा। क्या बोलेंगे? ये जा रही साथी आपका सीमा, तो लगेगी कि नहीं लगेगी? जी हाँ। मुझे ये बताओ मेघालय की सीमा क्या भूटान से लगती है? मेघालय यहाँ पर है। क्या बोलेंगे? मेघालय यहाँ पर स्थित है, इसकी सीमा नहीं लगती है। भूटान से इधर सिक्किम सीमा बनाता है, इधर साथी अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। तो क्या आंसर होगा बताएंगे एक बार फटाफट से सारे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। किससे? भूटान से। मुझे बताओ भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? भूटान भारत के साथ जो बॉर्डर साझा करता है, भूटान भारत के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो कितने किलोमीटर का है? तो भूटान भारत के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, याद रख लेना। भूटान की जो राजधानी है साथी वो बताएं, पड़ोसी देशों की राजधानी पता होनी चाहिए आपको, थिम्पू। और भूटान की साथी जो लैंग्वेज है, भाषा है वो है जोंगखा। क्या बोलेंगे? जोंगखा, यानी कि इनकी भाषा हिंदी में बोले तो दजोंगखा है। क्या है? दजोंगखा यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मैंने इसलिए कहा था आपके पास मैप होना चाहिए हमेशा, आप उसको ओवरव्यू करते रहेंगे तो एक टाइम पे चीजें याद हो जाएंगी। तो क्या बोलेंगे? बांग्लादेश से क्या मेघालय की सीमा मिलती है? क्या आपका त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो क्या बोलेंगे भैया मणिपुर का कोई मतलब ही नहीं है बांग्लादेश से सीमा साझा करने का। क्या बोलेंगे? मणिपुर से। अभी देखते हैं मैप में क्या मणिपुर से सीमा साझा होती है साथी आपका? बोलेंगे जी क्या मणिपुर से साझा सीमा होती है बांग्लादेश की? तो बांग्लादेश तो हो गया साथी यहाँ पर, और मणिपुर कहाँ पर है साथी? एकदम से डिफरेंट है। इसको बोलते अरुण। अरुण को क्या बोलेंगे? नागमणि मिल गई उसके मजे आ गए, ऐसे याद रख लेना। यहाँ अरुण से अरुणाचल, नाग से फिर नागालैंड आता है, फिर नागमणि उसको मिल गई तो क्या आ गए? उसके मजे आ गए। अब मजे मतलब मिजोरम। तो ये 4 हैं जो बाहर बाहर की तरफ है। इन चारों की जो बॉर्डर्स घेर रखी हैं वो असम ने घेर रखी हैं। किसने? असम ने घेर रखा है। इन चारों को कवर कर रखा है किसने? असम ने। तो ये चारों इधर से किससे सीमा बनाते हैं? इधर भूटान से प्रतिबद्ध हो गए, और इधर आकर के नीचे फिर मिजोरम ही बना पाता है त्रिपुरा से सीमा। तो स्टेट तो कनेक्ट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा और असम है। बाकी किससे अलग कर दिए गए यहाँ पर साथी आपका? किसके द्वारा? बांग्लादेश और भूटान द्वारा। तो कभी गलत नहीं। मुझे ये बताएं कि भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से कितने किलोमीटर बनती है? बोलेंगे जी बांग्लादेश भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है? तो भारत के साथ ये आपका 4096.7 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की सीमा। भारत से सबसे लंबी सीमा है। अच्छा सबसे कम किसकी है? क्या बोलेंगे? सबसे लंबी सीमा है। अच्छा सबसे कम सीमा कौन बनाता है भारत के साथ में? सबसे कम
सबसे कम किसकी है साथी, क्योंकि 7 देश हैं, सबसे कम लंबी सीमा किसकी है, तो वो हम बोलेंगे अफगानिस्तान की है। किसकी है, अफगानिस्तान की है, जो कि साथी आपका 106 किलोमीटर है। 7 देश बनाते हैं भारत से सीमा, कौन कौन से, एक तो बांग्लादेश है, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, एक नेपाल है, एक म्यांमार है साथी आपका, एक भूटान है और एक साथी अफगानिस्तान है। ये घटता हुआ क्रम है। तो ये कहाँ से, मुझे बताओ, अफगानिस्तान कितने राज्यों से सीमा बनाता है, अफगानिस्तान कितने स्टेट से मिलता है भारत के, बोलेंगे जी। अफगानिस्तान कितने स्टेट से सीमा बनाता है, फटाफट से आंसर करेंगे तो बोलेंगे एक भी नहीं, सिर्फ एक यूटी से सीमा बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की सीमाएं बस इतनी सी मिलती हैं, एक यूटी से मिलती हैं, और वो यूटी कौन सा है, वो लद्दाख है। वो कौन सा है, लद्दाख। तो क्या बोलेंगे, एक भी स्टेट से नहीं भैया, एक यूटी से बनाता है। अच्छा, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद हमारा किसके साथ में है, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद हमारा किसके साथ में है, 3 बीघा कॉरिडोर, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है, बांग्लादेश और भारत के बीच में है 3 बीघा कॉरिडोर। 100वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, क्या बोलेंगे, ये भूमि संशोधन के लिए था, जिसमें हमने 100 गांव दिए किसको, वो एक सीमा विवाद को खत्म करने के लिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश से हमारी कौन सी सीमा बनती है बताएंगे, भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसका क्या नाम है, क्या बोलेंगे जी, बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी सीमा है। सारे दोस्त फटाफट आंसर करेंगे, क्या बोलेंगे, बांग्लादेश के साथ में हमारी कौन सी सीमा है। तो कई बार तो हम लोग गलती कर देते हैं कि भैया हमने पढ़ा नहीं, रेड क्लिफ लाइन ही है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना ना साथी 1947 में, तो 2 तरफ बना पाकिस्तान। एक तो ये तो पश्चिमी पाकिस्तान था आपका, और ये क्या था, ये आपका साथी इधर जो बांग्लादेश है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान था। 2 पाकिस्तान 1947 में बना था, मतलब 2 जगह बना था। 1971 में हमने इसको मुक्त करा लिया इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और इसको हमने नया राष्ट्र बनाया जो बांग्लादेश है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो इधर है वही इधर होगी, तो उसको रेड क्लिफ कहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, इमेजिन करो, बांग्लादेश से भी लगी हुई है और म्यांमार से भी लगी हुई है, तो ऐसा कौन है। तो बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या मणिपुर संभव है, क्या त्रिपुरा संभव है, क्या मिजोरम संभव है, क्या नागालैंड। भैया मिजोरम की सीमा है जो नीचे की तरफ से लगती है, क्या बोलेंगे, मिजोरम की सीमा है। देखो यहाँ पर मिजोरम की सीमा किससे लगती है, इधर तो आपका बांग्लादेश हो गया यहाँ तक, तो ये मिजोरम यहाँ पर सीमा बनाता है बांग्लादेश से इस साइड से, और इस साइड म्यांमार से। तो कौन सा है, ये आपका साथी क्या है, आपका म्यांमार है। बोलेंगे जी म्यांमार का गठन कब हुआ था, कितने दोस्त बता सकते हैं, म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, म्यांमार भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा, भारत के साथ क्या बोलेंगे, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो बोलेंगे 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था साथी, म्यांमार का पुराना नाम, एक दिन मैं पड़ोसी देशों के आपको बताऊंगा, ऊंची चोटी लंबी नदी, पुराना नाम इसका बर्मा था। और साथ ही इसका जो गठन हुआ वो 1935 के एक्ट से हुआ, 1935 के अधिनियम से हुआ, और जो इसका निर्माण हुआ वो 1937 में हुआ, यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में ये बना। क्या ये भारत का ही हिस्सा था, जी हाँ, अखंड भारत का यह हिस्सा था। अखंड भारत के साथ ही 4 विभाजन हुए हैं। सबसे पहला विभाजन हमारा अफगानिस्तान, ये हमारा ही टुकड़ा था, डूरंड लाइन के द्वारा 1893 में बांट दिया गया। पाकिस्तान जो साथी आपका 1947 का, एक साथी आपका अगर मैं बात करूं बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी साथी आपका 1971 में स्वतंत्र हो गया। और साथी एक आपका म्यांमार जो कि आपका 1935 में अलग हो गया, 1935 के अधिनियम से 1937 में, ठीक है। आगे आएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से आगे आएंगे। भारत में सर इस क्लास को देखने से ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा 100%, नहीं मेरे साथी, मैं ऐसा बिल्कुल दावा नहीं कर सकता, किसी से भी मैं झूठ नहीं बोल सकता इस बात के लिए कि इस कक्षा को देखने से आपका 100% सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत, सभी विषयों पर आपका समायोजन, सारे विषयों पर आपकी अच्छी पकड़, और जो साथी वहां पर अपनी सीट पक्के कर रहे होंगे उनसे बेहतर तैयारी आपकी होगी, तो आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी होगी, ठीक है। आगे आएंगे, क्या कहेंगे,
सर जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो दोनों देशों के लोग कैसे आते जाते थे? अबे बुद्धू, रास्ते पर रोक थोड़ी थी। तुम आज नहीं जाते क्या ऑस्ट्रेलिया? तुम्हारे लिए क्या आज अलग से रोड है? ऐसे ही जाते थे जैसे अब जाते हैं। कह रहे कैसे जाते थे? भारत में योजना के आरंभ में मैंने कहा था बुद्धुओं की तरह 40 दिन जो मन करेगा बोलने का वो नहीं बोलना है। लिखने का बहुत कुछ मन करेगा लेकिन नहीं लिखना है। बस ध्यान लगाना है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसके लिए दुनिया भर में सोर्सेज मौजूद हैं। आप अगर जानना चाहते होंगे, सच में आज जिज्ञासु हैं, तो साथी आप जान ही लेंगे। हर किसी ने जाना है, जिसने जानना चाहा है वो जान जाता है। लेकिन आप जानना नहीं चाहते और कमेंट सेक्शन में यहां लिख देते हो तो यहां नहीं जान पाओगे। आगे, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अनाच्छादित, अनाच्छादित किसको कहते हैं? यानी कि जो ढके हुए नहीं है। ढके हुए नहीं है मतलब कि अनकवर्ड है। तो ऐसे कितने हैं बोलेंगे जी? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। मुझे पता था आप यही उत्तर देंगे, तो क्योंकि हमने क्या सोच लिया कि पंचवर्षीय योजना में कितने साल होते हैं, यही सोचा ना जी भैया। अनाच्छादित वर्षों की संख्या होती है साथी, अरे 5 तो होता तो आच्छादित होता तो मान भी लेते। अनकवर्ड, तो अनकवर्ड 5 होंगे, उसमें तो शामिल होते हैं 5 वर्ष। कह रहा अनाच्छादित 7 वर्ष हैं। कौन कौन से? 1966 से 69 3 वर्ष तो ये हो गए। 1966 से 67 का वर्ष, 1967 से 68 का वर्ष और 1968 से 69 का 1 ईयर, तो ये आपका गैप हो गया। एक रोलिंग प्लान जो आया था 1978 से 80, 2 वर्ष इसमें हो गए साथी। कौन कौन से? 1978 से 79 का सेशन और 1979 से 80 का वर्ष। एक साथी गैप मैंने बताया था 1990 से 92 तक, इसमें भी 2 सेशन हो गए, 1990 से 91 और 1991 से 92। तो क्या बोलेंगे कितने वर्ष हो गए? 3 2 5 2 7 वर्ष। क्या बोलेंगे? तो अनकवर्ड ईयर कितने हैं? 1951 से लेकर के 2015 तक सारे ईयर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कवर किए गए। सिर्फ ये 7 वर्ष हैं जो कवर नहीं किए गए 5 ईयर प्लान में। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी प्रश्न की लैंग्वेज दिक्कत कर देती है, आज के बाद गलत नहीं करना है। आगे, योजना काल में सर्वाधिक संवर्धी दर किसने प्राप्त की थी? इन योजनाओं में से जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आया, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, क्या 8वीं में, 10वीं में, 9वीं में या फिर 7वीं में? तो बोलेंगे इनमें सबसे ज्यादा 10वीं योजना में आया ग्रोथ रेट, जो थी आपका 2002 से 7 तक, 2002 से 7 तक। इसमें दरअसल में लक्ष्य क्या था साथी? आपका लक्ष्य था हमारा आपका 8% का, और हमने 95% को लगभग प्राप्त कर लिया था। 7.6% ग्रोथ रेट रही। आपसे पूछे सर्वाधिक सारी पंचवर्षीय योजनाओं में अगर मैं बात करूं तो भैया ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, नहीं तो पहली होगी, जिसमें लक्ष्य क्या था? 2.1%, 2.1% था आपका, और जो प्राप्ति हुई थी वो थी 3.6%। देखो 100% से भी ज्यादा हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा विफल 5 ईयर प्लान कौन सा था, जो एकदम अनसक्सेसफुल रहा था? सबसे ज्यादा विफल कौन सी रही थी? सफल नहीं पूछ रहा, सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल कौन सी रही थी? क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल कौन सी रही थी बोलेंगे जी? तो क्या बोलेंगे? वो 3rd थी। उसके कुछ रीजन थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? आपका 51 56 56 से 61 61 से 66। इसके बीच में क्या हो गया था साथी? भारत चीन युद्ध हो गया था। भारत चीन युद्ध एक कारण था। बोले इंडो चाइना वार कब हुआ? 1900 भैया 1962 में हुआ। और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कौन सा? 1965 का। ये 2 रीजन रहे उसके। क्या बोलेंगे? ये 2 रीजन रहे। आप बता सकते हैं भारत ने पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़े हैं? तो हमेशा याद रख लेना, एक तो 1947 में ही वॉर हुई थी आज़ादी के तुरंत बाद, जो 1947 से 48 चली। इसके बाद में साथी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ 1965 में, इसके बाद 1971 में, और फिर इसके बाद में साथी कारगिल 1999 में। कितने वॉर लड़े हैं हमने? तो बड़े युद्ध हमने 4 लड़े हैं जो पाकिस्तान से हैं। ये चारों कौन हैं? ये आपके इंडो पाक वॉर हैं। क्या हैं? इंडो पाक वॉर हैं। तो आज के बाद आप याद रखेंगे हमने पाकिस्तान से 4 बार युद्ध लड़ा है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग को कब स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग, अभी बोला हमने कि योजनाएं शुरू हुई 1951 से, लेकिन योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ। क्या डेट थी? तो याद रख लेना 15 मार्च
15 मार्च 1950 को इसको स्थापित किया गया। इसकी जगह कौन आया साथी? आपका नीति आयोग। और नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया। अब मैं आपसे पूछूंगा नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखो। नीति आयोग का पूरा नाम बताएं। तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज यही है साथी जो भारत की विकास के लिए सबसे ज़्यादा योजना बनाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का पूरा नाम है। अच्छा मुझे बताओ, नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम। इसी तरह साथी जो प्लानिंग कमीशन होता था, जो आपका योजना आयोग होता था, उसके प्रेसिडेंट यानी उसके अध्यक्ष भी कौन होते थे? उसके अध्यक्ष भी होते थे पीएम। यानी जब पहली बार योजना आयोग बना होगा तो कौन रहे होंगे इसके अध्यक्ष? तो क्या बोलेंगे भैया? योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो क्या बोलोगे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा इसके पहले, गुलजारी लाल नंदा इसके कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा 2015 में जब साथी योजना चल रही थी तो 2015 में पीएम कौन बन गए थे? आप सबको पता होना चाहिए। 14 में आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए देश के। और यहाँ पर साथी जो 15 वाले हैं, जो 15 वाले इस समय पर जब नीति आयोग बन रहा था तो पहले तो योजना आयोग ही रहा होगा नीति आयोग बनने से पहले। तो प्रश्न बनेगा लिखना, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? यानी जो 2015 में थे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया यानी 2015 में ये आपका वाइस प्रेसिडेंट थे। बहुत बढ़िया विकास कुमार जी, आपने ठीक आंसर दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के मैं नोट्स देख रहा हूँ, वो मेरे पास भेज रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के साथ में सारे ऑप्शन लिख रहे हैं। ये नहीं करना है आपको। आप लिखो राष्ट्रीय विकास परिषद और फिर उसके बारे में जानकारी। फिर मैं कुछ और दे रहा हूँ तो वन लाइनर के रूप में बनाओ, है ना। बोलेंगे बहुत देर से एक बच्चा कमेंट कर रहा है जी, आप ऐसे ऐसे, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आप ऐसे ऐसे, और आप ऐसे ऐसे, चीर फाड़ कतई ज़बरदस्त, और पढ़ रहा। दोस्त तू पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे बेकार के कमेंट से दूर होते हैं और मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से इस सिद्धांत पर रहा हूँ, मैंने आपसे हमेशा कहा कभी लाइक नहीं करना, कभी शेयर नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है आपका बहुत ध्यान लगाकर पढ़ने की। अगर कमेंट पे ध्यान लगाओगे तो साथी सिलेक्शन को पीछे भेजोगे। अच्छे छात्र का काम होता है वो फ़ोन को खुद से दूर रखता है। थोड़ा उंगली तो टच करने का मतलब ही नहीं बनता फ़ोन से। आपके हाथ में पेन होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की अगर हम बात करते हैं, ये कब बना था साथी? आपका 1952 में, 1952, और 6 अगस्त 1952 को। क्या बोलोगे? 6 अगस्त 1952 को। और इसके साथी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? क्या बोलेंगे? इसके अध्यक्ष भी एनडीसी के पीएम, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाएं साथी। क्यूसेक में हम क्या मेजर करते हैं? बाइट का संबंध किससे है, रिक्टर का संबंध किससे है, और बार का संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे? क्यूसेक हमेशा रेट ऑफ फ्लड फ्लो बताता है आपका, और आपका बाइट कंप्यूटर की यूनिट है साथी आपका। रिक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये सिस्मो को बताता है, अर्थक्वेक को बताता है। और अगर बार की हम बात करते हैं, बार किसको मेजर करता है? प्रेशर को मेजर करता है। जैसे पास्कल भी मैंने एक आपको बताया था, याद होगा, भूलना नहीं है। तो क्या बोलेंगे आपका साथी? 3 4 3 4 2 और फिर 1 होगा, 3 4 2 1 होगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 3 4 2 1, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में, जैसे भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो किससे मापते हैं? सीधी सी बात है, पारे से मापते हैं, एचजी से मापते हैं। तो वो जो पारा है साथी आपका एचजी, ये इसकी विशेषता क्या है? एचजी का पहले तो एटॉमिक नंबर बताओ
मुझको इसका परमाणु क्रमांक बताओ, Hg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक ये हाई डेंसिटी की वजह से होता है, हाई फ्लूइडिटी, उच्च द्रवता नहीं जी। इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है, तो ऊष्मा को क्या है जल्दी से ये साथी क्या करता है, कंडक्ट करता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। बहुत सारे साथियों ने बताया कि इसका Hg का परमाणु क्रमांक 80 है। क्या बोलेंगे? 80 है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बोलेंगे अभी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त। क्या बोलेंगे? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्यों होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? कैरेटोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? और लक्स मीटर का प्रयोग क्यों होता है? तो स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर लगाता है, जिसको वो चेस्ट पे लगा के सुनता है उसको। किसको बोलेंगे? आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसी में साथी आपका 80 से 120 mm Hg की माप होती है। 80 से नीचे क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये किसको मापता है? ब्लड प्रेशर को। किसको? टू मेजर ब्लड प्रेशर। और कैरेटोमीटर क्या होता है? शुद्ध सोने की शुद्धता को। सोने की शुद्धता किस में मापती है? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बताना? शुद्ध सोना 18 कैरेट होगा तो 75% सोना है। कैसे पता चलता है? क्योंकि भैया 24 कैरेट में क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। और साथ ही लक्स मीटर क्या बताएगा? वो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। क्या बोलेंगे जी? 3 4 हो गया, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी एकदम से सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलेंगे अभी फटाफट से, आगे आएंगे। क्या लिख रहे हैं ऊपर दिखाओ भाई दोस्त आपका। सर जी पहले आपने वर्ल्ड कप 1996 में बताया था, 1987 में फाइनल ईडन गार्डन। 1987 में फाइनल ईडन गार्डन में हुआ था? मैंने तुम्हें ये कब बता दिया साथी? 1987 बता दिया था मैंने आपको पहले कि आप जीत गए थे। दोस्त ऐसा हो सकता है, देखो इसका मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। इस बारे में तो अब कोई बात करने का अर्थ नहीं है कि मैंने क्या बताया होगा, शायद मैं मान लेता हूँ। चलो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको मैंने पहले कुछ भी बताया है, जो कुछ भी, अब जो मैं लिखूँ ना, अगर उसमें विभेद है तो अब वाले को आप सही मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। जो मैं अब लिख रहा हूँ वो सही है, यही सॉल्यूशन है दोस्त। मैं भाई अगर नींद में भी कोई मुझे उठा के पूछ लेगा ना तब भी बता दूंगा। आगे आ जाओ, क्या बोलोगे? खोज। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इससे नहीं खोज से पूछता, खोज का वर्ष क्या है? खोज का वर्ष क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया सबको। थम्स अप करें कि मैंने पहले कुछ बताया है, अगर वो गलत लगता है आपको, कोई डेटा कभी का मिसमैच है, जो पुराने साथी हैं उनसे मेरी विनती है कि वो अब जो मैंने बताया है उसको ठीक मान लेंगे। बात समझ में आई इतनी कि हम अब वाले पर ज़्यादा काम करेंगे। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, अब वाले को ठीक मान लेंगे। ठीक है, तो विभेद ही नहीं बचता, कमेंट करना ही नहीं कुछ भी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा, जे थॉमसन ने की। जी हाँ। प्रोटॉन की खोज नहीं जी, प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई साथी, 1919-20 में। ये फैराडे ने नहीं की, प्रोटॉन की खोज की किसने? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। एक्स किरणें रोंजन ने, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक होंगे क्या आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं, या समावयवी होंगे, या आइसोमर्स होंगे, या सम न्यूट्रॉनिक होंगे? तो इनको बोलते समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक कौन से होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन बराबर हो। क्या हो? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तब क्या होंगे? ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो जाए। सम आइसोबारिक कब होते हैं साथी? जब आपका क्या बोलेंगे? जब आपका साथी क्या हो जाएगा? जब परमाणु भार, एटॉमिक वेट बराबर हो जाए। परमाणु भार बोले तो आपका ए, अर्थात एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट वो बराबर हो जाए। अब यहां से दो चीजें निकालनी सिखाऊंगा आपको, याद रख लेना। और ये परमाणु क्रमांक बराबर हो जाए। तो जैसे आइसोटोप्स कुछ लिखते हैं और यहाँ से कुछ सीखना, कभी भी पूछे एग्जाम में, आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? 1H1 है, 1H2 है, और 1H3 है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं?
ड्यूटीरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम या ट्रीटियम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्राइटियम या ट्रीटियम। मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है 1, ये क्या है? तो 1 जो है साथी ये जेड है। क्या है? जेड है, जेड है। ये क्या है? ये जेड है। यानी जेड जो नीचे की तरफ नंबर लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। क्या बोलेंगे? ये एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है ये भैया आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। याद रखेंगे इस बात को हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं? जी भैया याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं ये क्या है साथी, जो ऊपर की तरफ रहता बाहर, क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है भार। तो जो ए होता है ये परमाणु भार होता है। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। अब भैया फिर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें? न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है बताएं एक बार। न्यूट्रॉन की संख्या होती है कि ए में से जेड घटा दो। तो इन सब में बताना मुझे यहां पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहां पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन का नंबर बताना है। मुझे बताना प्रोटियम में प्रोटॉन कितने हैं और मुझे बताना इलेक्ट्रॉन कितने हैं तीनों में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं फिर से कुछ साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो मैं आपको इग्नोर करना शुरू कर दूंगा साथी। कुछ लोग पूछ रहे हैं चोल काल ये वो, दोस्त सब कुछ होगा यहाँ जो जरूरी है। रिसर्च आप करें कहीं और, प्लीज कमेंट सेक्शन में। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से हाथ पैर जोड़ करके, क्योंकि आप अपना सिलेक्शन खो दोगे अगर बातों में लगे रहोगे। तो क्या बोलेंगे? ए माइनस जेड। तो ए में से जेड घटाया, एक में से एक घटाया, तो न्यूट्रॉन कितने आए साथी? यहाँ पर 0 आए आपका। यहां पर 2 में से 1 घटाया 0 आए, यहां 3 में से 1 घटाया साथी तो कितने आए? 0 आए। तो न्यूट्रॉन हमेशा कैसे निकालेंगे? परमाणु भार। बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाएगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। रेलवेज बहुत पूछता है। प्रोटॉन कितने होंगे? मैंने बोला जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे। यानी प्रोटॉन कितने होंगे? 1 2 3। और जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रख लेना, प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आगे आए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक उत्तर दिया अंकित भाई, बहुत शानदार। निखिल ठाकुर जी बहुत ठीक उत्तर दिया। शिवम शुक्ला, ललिता बघेल, गजब। तो विटामिन ई किससे मिलेगा साथी? ताड़ के तेल से, नारियल के तेल से, या गेहूं अंकुरित से मिलता है? किससे मिलता है? जो व्हीट जर्म होता है। और साथी आपका अगर मैं बात करूं, विटामिन ई आपका मूंगफली एक अच्छा सोर्स है। मूंगफली एक अच्छा सोर्स है। आलमंड्स अर्थात बादाम एक अच्छा सोर्स है। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर ये अच्छा सोर्स है आपका। और साथ ही आपका मक्का। मैंने आपको बताया था स्टेरिलिटी किसकी वजह से आएगी, बांझपन किसकी वजह से आता है? विटामिन ई की वजह से ही आता है। तो वो इसके सोर्सेज हैं जो हमको ग्रहण करने चाहिए। दूध, चीज व अंडे निम्न में से किन विटामिन के सोर्सेज हैं? दूध, अंडे और साथ ही चीज। चीज बोलते हैं किसको? आपका पनीर को। किसको? पनीर को। कभी खाने की चीज समझ लो। बी और सी होगा आपका साथी, ए और सी होगा, सी और डी होगा, या ए और डी होगा। तो दूध क्या बोलते हैं? दूध से हड्डी मजबूत होती है, तो डी वाला हो गया एक। तो आपका एक अंडे आपका ए हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं विटामिन ए के सोर्सेज भैया क्या है? गाजर, पालक, पपीता है। कैरेट हो गया, क्या बोलेंगे आपका? स्पिनिक हो गया यानी कि पालक हो गया। पपीता हो गया आपका, पपीता हो गया। विटामिन डी के सोर्सेज में आपसे बोलूं तो भैया धूप है आपका, मशरूम है, मशरूम जिसकी सब्जी बनती है, मछली, फिश किसका सोर्स है? विटामिन डी का है। ठीक है। और आपका साथी विटामिन सी के सोर्सेज आप बताएं। तो जो खट्टे फल हैं, क्या बोलेंगे? खट्टे फल, जो सिट्रस फूड है, सिट्रस फूड है। जैसे कोरोना में जिन्होंने वैक्सीन से जो लोग बच गए और सिट्रस फूड खाते रहे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो खट्टे फल किसका सोर्स है? वो विटामिन सी का है। क्या बोलेंगे? विटामिन सी का है। आगे आएंगे। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। कैसे? किसके लिए? जिस बच्चे का भी जन्म हुआ है और जन्म के बाद पहले दिनों में, मतलब शुरुआती दिनों में जब स्तनपान एक माँ कराती है, जैसे हम सब ने किया है, हम सब ने अपनी माँ का दूध पिया है और माँ के दूध में उपस्थित रहता है, पर उसके बाद नहीं। यह पदार्थ कौन सा है? यह पदार्थ कौन सा है? बोलेंगे
कैल्शियम होगा, केसीन होगा, या फिर आपका साथी कोलेस्ट्रॉल होगा, या फिर कोलेस्ट्रम होगा, या फिर आपका कोलेस्ट्रम होगा। क्या होगा सर बताएंगे जी? कोलेस्ट्रम हो जाएगा। कुछ साथी कह रहे हैं गुरुजी 33 में गलती हो गई है। 33 में क्या गलत हो गया साथी बताएंगे? ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन अर्थात परमाणु क्रमांक समान स्थान पर जो रहेंगे, एकदम से ठीक है भाई। सम न्यूट्रॉनिक होंगे जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ये पूछ रहा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो इसमें भिन्न भिन्न नहीं हुई क्या न्यूट्रॉनों की संख्या? 1h1 1h2 मैंने बताया नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? भिन्न भिन्न हो गई। यहाँ पर आपका साथी, अच्छा न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पर एक गलती लिख दी, 000 लिख दिया। हाँ इसको शायद कह रहे, इसी को बोल रहे हैं ना, एक बार लिखना यस और नो। 2 में से 1 गया, ये यहाँ पर 1 आएगा। 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या जो आएगी साथी वो हमारी प्रोटॉन की संख्या Z होती है, तो प्रोटॉन 1 1 1 होंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं साथी? जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन किस में होंगे? इतने, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, 1 होगा। ये पता नहीं, तो मैं तुमसे बात करने में रह गया ना, तो इसीलिए ध्यान की वजह से मैंने ऐसा लिखा। इसीलिए तो मैं बात नहीं करता तुमसे, इसीलिए तो मैं तुमसे कहा आज के बाद कोई बात नहीं करेंगे, कोई कुछ भी लिखेगा, कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं बताएंगे जी? भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह या लाल कृष्ण आडवाणी। तो 50वें सदस्य बने लाल कृष्ण आडवाणी। लोल कृष्ण नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी। क्या बोलेंगे? ये 50वें बने भैया। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा चौधरी चरण सिंह जी 52वें बने। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, ये 13वें बने। और साथ ही आपका कर्पूरी ठाकुर, ये आपका 49वें बने थे। कौन बने थे? 49वें बने थे। अच्छा, प्रथम व्यक्ति कौन है भारत रत्न पाने वाले बताएं जरा? प्रथम व्यक्ति कौन है आपके? तो प्रथम व्यक्ति हैं भैया आपके, बोलेंगे प्रथम व्यक्ति फटाफट से, C राजगोपालाचारी। गांधी जी के समधी C राजगोपालाचारी थे। 1954 में शुरुआत हुई थी, 1954 में। तो 4 नाम तो ये हो गए अभी 2024 के। मुझे बताओ 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 पर्सन ऐसे रहे जिसमें 4 विकल्प में लिखे हैं, और एक हैं आपके PV नरसिम्हा राव। इनको भी साथी 2024 में क्या मिला? PV नरसिम्हा राव। ये साथी आपका बने थे 51वें। क्या बोलेंगे? ये भैया 51वें बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक का नाम SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। क्या बोलेंगे? माई कंट्री माई लाइफ। क्या बोलेंगे? माई कंट्री माई लाइफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? स्वयं योजना किस किस ने लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान, उड़ीसा या फिर पंजाब? तो पंजाब सरकार की योजना है साथी आपका स्वयं, जो किसके लिए है? रोजगार शिविर लगाए जाएंगे इसमें, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है। और पंजाब में लिखी है साथी योजना अभी सरकार तोहाड़े द्वार। क्या बोलेंगे? सरकार तोहाड़े द्वार योजना किसने चलाई है? तोहाड़े द्वार योजना। क्या बोलेंगे? योजना। ठीक है। उड़ीसा की साथी आपका नूतन उन्नत योजना। क्या बोलेंगे? उड़ीसा की नूतन उन्नत योजना है आपका। नूतन उन्नत योजना कहाँ पर चली है? राजस्थान में ऊंटों को संरक्षण देने के लिए कैमिल को ऊंट संरक्षण, क्या बोलेंगे? कैमिल कंजर्वेशन के लिए स्कीम चलाई गई। ऊंट संरक्षण योजना कहाँ पर चली है? वो साथी आपका राजस्थान में चली है। और उत्तर प्रदेश में CM किसान उदय योजना। क्या बोलेंगे? ये शायद मैंने आपको परसों भी बताई, CM किसान उदय योजना। ये कहाँ पर चली है? ये आपका UP में शुरू हुई एक स्कीम है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? बिम्स्टेक के देशों, बिम्स्टेक जो साथी संगठन है उसके सदस्य देशों में जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी थे। तो बताएंगे जी ये कहाँ पर हुआ? अभी बहुत चर्चित रहा है ये भैया, नई दिल्ली में हुआ है। इसमें साथी जो आपका एथलीट थे, कुल जो खिलाड़ियों ने भाग लिया वो 268 एथलीट थे। एज कितनी थी सबकी? क्या बोलेंगे भैया? 20 से कम थे, 20 से कम थे। इवेंट कौन से थे इसमें भैया? आपके इवेंट था इसमें साथी आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या बताओ कितनी होती है? आपका तैराकी इसमें था साथी आपका, ड्राइविंग इसमें था आपका, आदि गेम हुए, और ये बिम्स्टेक के द्वारा कराए गए।
मुझे बताएंगे किस स्टेडियम में ये गेम हुए, तो स्टेडियम था नई दिल्ली का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। क्या बोलेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये गेम्स हुए थे। ठीक है, अब आते हैं साथी आपका बिम्स्टेक पर। मुझे बताओ बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो बिम्स्टेक की साथी जो स्टैब्लिशमेंट इसको किया गया वो 1997 में किया गया। मुझे बताओ इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश इसमें साथी कितने हैं? तो गलती नहीं करनी है, देखो पहला अक्षर क्या है? बी। बी से साथी हमारा बनता है बांग्लादेश और भूटान। क्या बोलेंगे? बी से आपका दो देश हैं, बांग्लादेश और साथी भूटान। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश और भूटान। आई से अपना प्यारा देश इंडिया है साथी, आई से इंडिया है। एम से साथी आपका म्यांमार आता है। क्या बोलेंगे? म्यांमार आएगा आपका, और एम में ही साथी एक एन भी छुपा हुआ है, तो एन से साथी क्या आएगा आपका? नेपाल आएगा, नेपाल। एस से साथी आपका श्रीलंका है। क्या बोलेंगे? श्रीलंका है। और टी से भैया आपका थाईलैंड है। टी से क्या होगा भाई साहब? आपका थाईलैंड है। तो कितने सदस्य देश इसमें हैं बताएंगे एक बार, तो आपका आंसर आएगा भैया इसमें 7 सदस्य देश हैं। क्या बोलेंगे? 7 इसके मेंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस घोषणा से इसकी स्थापना हुई थी? इसके लिए घोषणा हुई थी बैंकॉक घोषणा। क्या? बैंकॉक घोषणा। ठीक है, और इसका साथी अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर की बात करूं, तो वो ढाका में है। ढाका बोले तो बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक का पूरा नाम कितने साथी लिख सकते हैं? बिम्स्टेक, तो क्या बोलेंगे? बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश इसमें शामिल है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बोलते हैं साथी आपका पहल को। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यानी कि आपका बहुत सारे क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल। ठीक है, टी से क्या होगा? टेक्निकल। क्या बोलेंगे? टेक्निकल एंड, मतलब कि आपका तकनीकी, और आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक सहयोग के लिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ये आपका कोऑपरेशन है आपका। ठीक है, कोऑपरेशन यानी सहयोग के लिए है, सहयोग के लिए। बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश हैं उन सबका आपस में एक बना हुआ संगठन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जिसने हमारा यूपीआई स्वीकार किया? जर्मनी, इटली, पुर्तगाल या फ्रांस? तो फ्रांस वो देश साथी बना है, याद रख लेंगे। यूपीआई, अब याद रख लेना 11 देशों में यूपीआई इस समय प्रचलित है, 11 देशों में यूपीआई है। और याद रख लेना यूपीआई साथी हमारा 2016 में बना। कब बना? यूपीआई 2016 में बना। लेकिन पूछे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2.0 कब बना? वो 2018 में बना। यूपीआई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक्स में आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनपीसीआई द्वारा इसका संचालन होता है। एनपीसीआई इसको कंट्रोल करता है। तो साथ ही एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होगा? क्या बोलेंगे? ये एक नेशनल यानी कि एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एनपीसीआई की स्थापना हुई थी साथी, इसको इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था 2008 में। और इसका साथी मैं आपसे पूछूं हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्त? एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्या बोलेंगे? एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आगे आएंगे। सर जीएस फाउंडेशन बैच लेके आओ। नहीं दोस्त, मैं नहीं लेके आऊँगा, कोई फाउंडेशन बैच नहीं बेचना मुझे, ऐसे ही पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे एग्जाम से पहले, प्रॉमिस टू यू। जाओ। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? क्या बोलेंगे? भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को देना है और वहाँ की आवाज़ आनी चाहिए। भाई जब फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, जीएस का बैच लॉन्च कर दो। पैसे खर्च करने में मज़ा आता है क्या तुमको? सब कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। कितने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, आज बिना बैच खरीदे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बैच उसको खरीदना होना चाहिए जिसकी तैयारी नहीं है, लेकिन आप एक बार एक बैच को पढ़ चुके हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अभ्यास ज़्यादा करना है प्रश्नों का।
आपको लोग बताएंगे ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। आज एसएससी के कंटेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए जीएस में वो मिसिंग है। 100 क्लासेस आप इतिहास की करेंगे, कोई मतलब नहीं है, 2 प्रश्न आने हैं। स्टैटिक जीके जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं उसके वेरिएंट पे लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो या तो आप अपना समय खराब करें या किसी पे भरोसा करें कंटेंट देख के कि क्या होता है, और वह ऐसी हो कि हम अपने हौसले के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। ये जान तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ये दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने हौसले के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई हमको मंच दे ना दे, हम अपने दम पर मंच बना लेंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, लव यू ऑल। और मैं यही मानता हूं और ये मानना है मेरा कि जिनके अंदर दम होगा वो सिलेक्शन ले लेंगे, बाकी भाई मैं नहीं जानता। थैंक यू, नमस्ते।